चलिए, क्या देख रहे थे जी हम लोग? लोकल अर्बन गवर्नमेंट है ना, शहरी स्थानीय सरकार, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लिए थे कि 73 और 74 अमेंडमेंट क्या है और इस अमेंडमेंट के परिणाम स्वरूप किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो लागू की गई है, ठीक है। तो लोकल अर्बन गवर्नमेंट को किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं है। 73 अमेंडमेंट से क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं, क्लियर हो गया है। 74 अमेंडमेंट से क्या क्या चीज़ें लाई हैं, क्लियर हो गया है। वो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, कारण कि वहाँ से आपको सवाल बनेगा ही बनेगा, पूछा ही जाता है। इस बार भी 68 में पूछा गया था, है ना। हाँ जी, रिवीजन कर दें, ठीक, बैठ जाइए, लेकिन रेगुलर रहना है, ठीक है ना। मैं रोज रोज रिकॉल तो नहीं कर सकता है ना, ठीक है। तो इसलिए आज जो हम लोग का टॉपिक होगा सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध क्या है, कैसे है, किस प्रकार से है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में अभी जो है मैं रिकॉल कर लेता हूं, ठीक है, करा देता हूं। एक बार देख लीजिए कि हम लोगों ने कल बात किया था 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसका किससे संबंध है जी? पंचायती राज, ठीक है। इसका संबंध किससे है? नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना। मतलब ये है कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से, और नगर निगम को संवैधानिक दर्जा मिला 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से, ठीक है। इसके बाद इन तीनों, इससे संविधान में तीन चीजें मुख्य तौर पर जुड़ी। 73वां संविधान संशोधन से तीन चीजें, क्या जुड़ा जी? पहले गुड, 11th शेड्यूल यानी कि 11वीं अनुसूची, और क्या जुड़ा? गुड। उसके बाद जुड़ा भाग 9, इसके बाद क्या जुड़ा? गुड, 243A से 243 O तक, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में कितना सब्जेक्ट है? 29, गुड। इसका मतलब क्या है? हाँ, मुखिया जो है वो 29 विषय पर काम कर सकता है, पंचायत में 29 विषय पर काम हो सकता है, ठीक है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? इसमें सबसे पहला पंचायत कौन सा था? ग्राम पंचायत। दूसरे लेवल पर? तीसरे लेवल पर? ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर यह व्यवस्था स्थापित की गई, ठीक है। पंचायत समिति मध्य स्तर का पंचायत है ना। अच्छा, मंडल पंचायत का सिफारिश किसने किया था? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति किस सरकार ने बनाई थी? मोरारजी देसाई की सरकार ने, है ना। और उसी ने मंडल पंचायत का सिफारिश किया था, यूं कहें कि द्विस्तरीय पंचायती राज का, है ना। अच्छा, किस कमिटी ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की? गुड, LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ने पंचायती राज का दर्जा देने का मांग किया था, है ना, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए, ठीक है। तो क्लियर है यहां तक? तो यह चीज था, इसके अंदर में हमने यह बात की थी। इसके अलावा हमने बात किया था कि सबसे पहले 1952 में नेहरू जी ने एक योजना शुरू की थी। 1952 में जिस योजना शुरू किया था उसका क्या नाम था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, बिल्कुल, गुड, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। उसके बाद एक और व्यवस्था शुरू की 1953 में, राष्ट्रीय विस्तार सेवा, है ना, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। इन दोनों का ही संबंध था गांवों के विकास से, ठीक है। इसके बाद जो है क्या हुआ, तो 1957 में कौन सी कमिटी बनी? बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने किस बात की सिफारिश की? त्रिस्तरीय पंचायती राज की, ठीक है, क्लियर है।
सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास कब किया गया था? 64वां 65वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। कब हुआ था ये? 1987 में। कौन प्रधानमंत्री था उस समय? राजीव गांधी। लेकिन उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे, है ना। और यही सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्राप्त है ना। सीट रिजर्व रहता है महिलाओं के लिए। ठीक है, हाँ जी सर। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखिए, इसमें कुछ कभी कभी कुछ जैसे कि पूछ लेगा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन का चर्चा किस अनुच्छेद में है ना। ये कभी कभी पूछ सकता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य वित्त आयोग, इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है, ये कभी कभी ऐसा पूछ लेता है ना। तो जैसे कि अब ये 243 ए से लेकर के 243 ओ के बीच में सारे के सारे आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ऐसे ए है तो पंचायती राज की बात करता है, ग्राम सभा की बात करता है ना। तो ग्राम सभा के बारे में जैसा कल हमने आपको बताया था कि ग्राम सभा कौन है। ग्राम सभा जो है किसको रखेंगे, तो 18+, हाँ, गांव के जितने भी 18+ मेंबर्स हैं, है ना, 18 वर्ष से जितने अधिक के लोग हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है वही सारी बातें वहाँ पे आर्टिकल वाइज लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, बट लेकिन अगर आपको उसको करना हो तो एक बार आप उठा करके बुक से या गूगल से उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो डिस्कस करने का मतलब है कि बिना मतलब का मतलब टाइम का उसका ये है। ठीक है, इससे ज़्यादा हम लोग दूसरा टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, कारण कि 243 ए से 243 ओ तक में जो भी चीज़ें हैं वो सब मैंने आपको बताया यहाँ पर कि ग्राम सभा है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य वित्त आयोग है, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है ना, मुखिया का शपथ है कि मुखिया को शपथ कैसे कराया जाएगा, बीडीसी के इलेक्शंस के बारे में है, बीडीसी कैसे कराया जाएगा नहीं कराया जाएगा, है ना। और ये बीडीसी वाली जो बात है, कल कोई बोला था ना कि हमको आज तक नहीं सुने हैं बीडीसी के बारे में। किसने कहा था? आपका, आप पूछा तो पता चला आपको? चला ना, समस्तीपुर आपका है ना घर? हाँ, कल शाम के टीचर वाले बैच में मैं क्लास रहा था, वहाँ फिर मैंने बीडीसी का नाम लिया ना, वहाँ पे समस्तीपुर का ही एक लड़का था, वो बोले सर हम तो आज तक सुने ही नहीं। हम बोले तो बड़ा कोइंसिडेंट हो गया भाई आज, है ना। एक सुबह के बैच में मुझे एक स्टूडेंट मिली, उनको भी उन्होंने कहा कि भाई मुझे सर मैंने आज तक नहीं सुना और आप भी कह रहे हैं, है ना। तो जबकि वो तो बहुत सीनियर आदमी थे तो उनको पता होना चाहिए था, लेकिन तो मैंने लगा हो सकता है कि समस्तीपुर जिला में ही ये प्रॉब्लम हो, है ना, कि वहाँ पर शायद ऐसा व्यवस्था ना होता हो। लेकिन आपने पूछा तो घर वालों ने बताया। हाँ, तो वो होता ही है, मुखिया के चुनाव के साथ ही बीडीसी का चुनाव होता है ना। और वही बीडीसी के, क्योंकि कल मैं लाइव में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था जिसमें ये प्रश्न था कि यही मतलब इसी टॉपिक से प्रश्न था कि मध्य स्तर के पंचायत में सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है ना। सदस्य का चुनाव, तो मध्य स्तर का पंचायत क्या है? पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के सदस्य कौन है? बीडीसी, है ना। बीडीसी के जो लोग हैं वो पंचायत समिति के सदस्य हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, लेकिन मेंबर्स का चुनाव तो प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है, तो इसको थोड़ा हटा दीजिए, क्या है इसको ऑन कर दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए। ये वाला लगता है कि नहीं चलता है, नहीं चल रहा है, अब चल रहा है, पहले चल रहा है, चल रहा है, चलिए चलिए चल रहा है तो पूरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। चलिए, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे चीजें हैं। ये चीज तो एकदम आपको मतलब रट जाना है ना, क्योंकि आप प्रीवियस से उठा के देखिएगा तो ये एकदम रिपीटेड मोड पे है, रिपीटेड मोड पे। ठीक है, कि क्या है नहीं है। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा मेंस के अप्रोच पे यहाँ से सवाल बन सकता है, जैसे 50% रिजर्वेशन महिलाओं को मिला हुआ है। ठीक है, तो ये 50% रिजर्वेशन महिलाओं को इसलिए मिला हुआ है कि महिलाएं जो है वो क्या होंगी? इंपावर होंगी, सशक्त होंगी, है ना। सशक्त करने के लिए, महिलाओं को सशक्त करने के लिए, इंपावर करने के लिए यहाँ पर 50% रिजर्वेशन दिया गया है कि महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, महिलाएं जाकर के वहां पर अपना पार्टिसिपेट करेंगी, जाकर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से बात करेंगी, मुख्यमंत्री तक जाएंगी, है ना। तो इससे क्या होगा?
उनका सशक्तिकरण होगा और उनके माध्यम से गांव की जो अन्य महिलाएं हैं वो क्या होंगी, मोटिवेट होंगी, तो पावरफुल होंगी, है ना। तो इसलिए ये क्या होगा, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि बिहार में जो है वो 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाता है पंचायती राज व्यवस्था में, या यहाँ पर भी मतलब नगर निगम में भी, ठीक है। नगर निगम में ये तो सबसे बड़ा चीज है नगर निगम, है ना, लेकिन इसका भी 3 पार्ट है ना, जो हमने आपको बताया था। पहला है नगर पंचायत, हाँ, उसके बाद है नगर पालिका, और इसके बाद है नगर निगम, है ना। तो ये 3 स्तर यहां पे भी है, ठीक है, और 3 स्तर यहां पे भी है, और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 1992 में। और ये लागू कब हुआ, ये 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ जी, 24 अप्रैल 1993। और ये कब लागू हुआ, हाँ, 1 जून 1993, ठीक है। तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और रहा अगर आर्टिकल वाइज हो, तो आर्टिकल वाइज का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता हूं, 1 कॉपी, ठीक है। उसको आप लोग सब लोग को मिल जाएगा हैंड टू हैंड, ठीक है। तो उसको आप लोग देख के वहां से ये कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, यही सब बात बस आर्टिकल में लिखा हुआ है ना। जितनी सारी बातें आपको बताई गई है तो वो सब आर्टिकल में आपको लिखा हुआ है, ठीक है। या फिर जो आप लोग का ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर में चला जाएगा, ठीक है। और आप लोग के ग्रुप में मैं भी हूं तो मैं ही डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आइए तो देखते हैं हम लोग सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध, है ना। सेंटर स्टेट रिलेशन हेडिंग बनाएंगे, केंद्र राज्य संबंध। देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन हमेशा चर्चा में रहता है ना। और चर्चा में रहने का रीजन क्या है, क्योंकि केंद्र और राज्य में विवाद होते रहता है ना, डिस्प्यूट्स होते रहता है। तो इसलिए सेंटर स्टेट रिलेशन क्या होता है, चर्चा में रहता है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध चर्चा में रहता है। तो आप देखेंगे इसमें अब देखिए, केंद्र राज्य संबंध सेंटर स्टेट रिलेशन जो है ये भारत के संविधान में मतलब सेपरेट तौर पे लिखा गया है और क्लासिफाइड किया गया है, ताकि केंद्र और राज्य किसी बात को लेकर के आपस में उलझे नहीं, ठीक है। किसी बात को लेकर के आपस में उनको तनाव ना हो या संबंध बिगड़े नहीं। तो इसलिए क्या किया गया है, तो संविधान में इनके लिए स्पष्ट तौर पर स्थान दिया गया है, ताकि ये लोग ठीक तरीके से अपना काम करें और अपना अपना क्षेत्र में सब लोग अपना अपना काम करें, कोई विवाद ना हो, कोई आपस में लड़े नहीं। तो इसके लिए क्या हुआ है, तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में आप देखेंगे यहां पर कि केंद्र राज्य संबंध का जो चर्चा है वो संविधान के 2 भागों में है, एक भाग 11 में और दूसरा भाग 12 में, ठीक है। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन का जो चर्चा है वो पार्ट 11 एंड ऑल्सो पार्ट 12, भाग 11 और भाग 12 दोनों में ही है, ठीक है। अब देखिए कि जो संबंध है उस संबंध 3 आधारों पर है ना। अब ये कहीं भी कोई संबंध बनता है या बनाते हैं तो वो हम स्वयं तय करते हैं कि हम किन आधारों पर संबंध बनाएंगे, है ना। हमारा संबंध बनाने का जो प्रायोरिटी बेस होगा वो क्या होगा, है ना। और वही होता है ना कि अगर उस बेसिस पर अगर संबंध बनते हैं तो ही संबंध चलते हैं, अन्यथा अगर एक फिक्स चीज पर अगर संबंध ना बने तो क्या होगा, बहुत दिन समय तक वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसमें जो है वो एक प्रकार से सहमति नहीं होगी। तो संविधान में भी क्या हुआ कि 3 आधार फिक्स किए गए हैं कि केंद्र और राज्य का जो संबंध होगा वो 3 आधारों पर होगा, है ना। और 3 आधार में क्या है, तो जो पहला आधार है वो है विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव, ठीक है। पहला जो है वो क्या है, विधायी है, लेजिस्लेटिव है, ठीक है। दूसरा जो है वो है प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। और जो तीसरा है वो है वित्तीय, फाइनेंशियल। कहा गया है कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होंगे वो 3 आधारों पर होंगे, है ना। 3 उसके आधार होंगे, कौन कौन से, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल।
इन्हीं 3 आधार पर, और इन 3 आधारों को संविधान में बहुत अच्छे से बाइफरकेट कर दिया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई लड़े नहीं आपस में, है ना। लेकिन इतना सारा क्लैरिफिकेशन होने के बावजूद भी केंद्र राज्य संबंध में झगड़ा हो ही जाता है, दिक्कत हो ही जाता है, समस्याएं आ ही जाती है ना। तो उसको देखेंगे कि वो समस्याओं का क्या कारण है और उसका निदान क्या हो सकता है। लेकिन लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल 3 बेसिस पर क्या है, केंद्र और राज्य के संबंध काम करते हैं, ठीक है। तो भाग 11 जो है, भाग 11 में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध का चर्चा है, ठीक है। यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशन एंड फाइनेंशियल रिलेशन डिस्कस इन पार्ट 11, ठीक है। मतलब कि यह दोनों जो संबंध है विधायी और प्रशासनिक, वो भाग 11 में लिखा हुआ है। एंड फाइनेंशियल रिलेशन डिस्कस इन पार्ट 12, ठीक है। कहने मतलब ये हुआ कि जो वित्तीय संबंध का चर्चा है वो संविधान के भाग 12 में है, और विधायी और प्रशासनिक संबंध का चर्चा संविधान के भाग 11 में है, ठीक है। क्लियर है, 2 भाग में, 11 में विधायी और प्रशासनिक और 12 में वित्तीय, ठीक है। अब देखिए कि अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल वाइज, तो यहां पर जो विधायी और प्रशासनिक संबंध है तो वो बेसिकली 245 से लेकर के 255 तक में आप देखेंगे, आर्टिकल 245 टू 255 तक में जो है वो लेजिस्लेटिव रिलेशन का चर्चा है ना। यानी कि विधायी संबंध का चर्चा 245 से 255 के बीच में है, ठीक है। और प्रशासनिक संबंध का चर्चा जो है वो आर्टिकल 256 से 263 के बीच में है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन का चर्चा है वो 256 से 263, ओके। और विधायी संबंध है 245 से 255। और जो वित्तीय संबंध है, ये वित्तीय संबंध फाइनेंशियल रिलेशन का चर्चा 264 से लेकर के 300A तक है। मुख्य तौर पे अगर आप देखेंगे जो मतलब स्टडी जिसको किया जाता है वो है 268 से 293, लेकिन टोटल जो है वो 264 से 300A तक है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? हो गया? यहां तक में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है सारी बात, ठीक है। अब देखिए विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय। विधायी का मतलब क्या है जी? विधायी शक्ति या विधायी का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव का क्या मतलब होता है? कानून बनाने की शक्ति, है ना, पावर ऑफ लॉ लेजिस्लेशन। तो कानून बनाने की जो शक्ति है वो क्या स्थिति है उसमें? तो आप देखिए कि यहां पर जो है वो आप देखेंगे कि विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय में कानून बनाने की शक्ति। तो कानून बनाने का जो शक्ति है वो संसद के पास भी है और राज्य के विधानमंडल के पास भी है। तो यही बंटवारा किया गया है, और बंटवारा ये कर दिया गया है कि संसद किन विषयों पर कानून बनाएगी और राज्य का विधानमंडल किन विषयों पर कानून बनाएगा, ठीक है। इसके लिए आप देखेंगे कि संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट दिया गया है ना। संविधान का जो 7वां अनुसूची है, जो 7th शेड्यूल है, उस अनुसूची में क्या है? तो 3 लिस्ट है, यानी कि 3 सूचियां हैं। तो 3 जो सूची है वो कौन कौन सी सूची है? एक है संघ सूची, है ना, संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। उसके बाद राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और फिर है समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो उन 7वीं अनुसूची में जो 3 लिस्ट है, इन 3 लिस्ट में क्या किया गया है कि एक ग्रुप, अलग अलग ग्रुप दे दिया गया है। बता दिया गया है कि जो यूनियन लिस्ट है ना, इस यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट है, 100 गो, ठीक है।
तो मतलब ये हुआ कि इन 100 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ की सरकार के पास, यानी कि भारत की संसद के पास है। ठीक है, इन 100 विषयों पर कानून कौन बना सकता है? संसद बना सकती है, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। जिसमें लिखा हुआ है संघ सूची, यूनियन लिस्ट, वो एकदम क्लियर है कि यूनियन लिस्ट पर एक्ट फॉर्म करने का जो अधिकार है वो अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को है, यानी कि केंद्र की सरकार को है, जैसे कि वर्तमान की मोदी जी की सरकार को है। इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार की थी, उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की थी, उससे पहले एच.डी. देवगौड़ा की थी, आई.के. गुजराल की थी, या पी.वी. नरसिम्हा राव का था, चंद्रशेखर का था, वी.पी. सिंह का था, राजीव गांधी का था। मतलब जितने प्रधानमंत्री हुए वो सब केंद्र की सरकार जो है वो संघ सूची के विषय पर कानून बनाएगी। ये स्पष्ट तौर पर संविधान में लिखा हुआ है कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगी। क्लियर है? जिसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची के विषय पर स्टेट लिस्ट में वर्तमान में 61 विषय हैं। ठीक है, तो इन 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के सरकार के पास है। अब इन 61 विषयों पर राज्य की सरकार ही कानून बनाएगी, यह स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर कुछ देखते चले, लेते चले, तो संघ सूची, जैसे कि परमाणु नीति, अब परमाणु से संबंध में या रक्षा के संबंध में कोई कानून बनाने होगा तो संघ सूची में वो विषय रहेगा, वो केंद्र सरकार ही बनाएगी। रेलवे किस विषय का चीज है? तो संघ सूची का विषय है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि संचार संघ सूची का विषय है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज पूरे देश को इंपैक्ट करता है वो संघ सूची में आएगा। ठीक है, आज जो चीज केवल लोकल लेवल पे या केवल एक स्टेट को इंपैक्ट करता है वो क्या होगा? वो स्टेट लिस्ट में आएगा। जैसे कि रक्षा, तो देश का रक्षा संघ सूची का विषय है, लेकिन पुलिस हर स्टेट का अपना अपना है ना, तो वो राज्य सूची का विषय है। लेकिन आप देखते हैं कुछ कि किसी स्टेट में भी कुछ घटना घट जाता है और पुलिस उसको सक्सेसफुली चीजें नहीं कर पाती है, तो क्या कहा जाता है कि मोदी जी जवाब दे, है ना। अब बताइए कि भाई वही वो लोग बोलेगा जो कुपढ़ आदमी है, अनपढ़ आदमी है ना, कि पुलिस जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। अब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर प्रधानमंत्री क्यों जवाब दे भाई? है कि नहीं? क्योंकि मामला ये स्टेट लिस्ट का है ना, वो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। स्टेट का पुलिस सेंटर के कंट्रोल में नहीं होता है, वो स्टेट जिम्मेवार है। अगर बिहार की पुलिस कुछ गलती करती है, कुछ अच्छा करती है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसका जवाब बिहार के मुख्यमंत्री देंगे, है ना। या उत्तर प्रदेश में अगर कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं, वो जवाब देंगे। उसके लिए प्रधानमंत्री देश में बैठे हुए जिम्मेवार नहीं। हाँ, वो जिम्मेवार हैं कब? जब आर्मी कुछ करती है। वो कब जिम्मेवार हैं? जब सीआरपीएफ कुछ करेगा, है ना, जब बीएसएफ कुछ करेगा, क्योंकि ये सब सेंट्रल फोर्सेज हैं। सेंट्रल फोर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। स्टेट पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसलिए पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो पुलिस यदि कोई गड़बड़ी करती है तो इस पर सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जा सकता है। समझ रहे बात को? ठीक है, लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है ना, और होता इसलिए क्योंकि सबका जानकारी नहीं है। सबसे ज्यादा कम जानकारी नेताजी लोग को है ना, क्योंकि किसी तरह से चुनाव जीत गए या चुनाव जीतने के लिए अपना किसी प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास कर रहे हैं तो अपना कुछ भी बोलते हैं और प्रयास करते हैं कि चुनाव जीत जाए, लेकिन संविधान का अध्ययन नहीं करते हैं कि संविधान में क्या बातें लिखी हुई हैं, है ना। मैं हमेशा जो एक बात बोलता हूं कि हमारे देश में हर लोग संविधान की बात करते हैं, हर लोग संविधान के हिसाब से चलने की बात करते हैं, लेकिन संविधान की व्याख्या सबकी अपने अपने हिसाब से है ना। संविधान का एक एग्जैक्ट व्याख्या लोग नहीं करते हैं, अपने सुविधा के अनुसार से उसकी व्याख्या करते हैं और उसको लेकर के चलने का काम करते रहते हैं। ठीक है, तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार को है, लेकिन कुछ ऐसा इमरजेंसी कंडीशन है, आगे बताएंगे, जिसमें राज्य सूची के विषय पर भी संघ सूची में के द्वारा, यानी कि संघ की सरकार के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अब राष्ट्रीय हित का कोई मुद्दा है, किसी राज्य में वो काम करना है, उसके लिए सेंटर की गवर्नमेंट कानून बना देगी। आपातकाल लगा हुआ है ना, तो राज्य की सूची के विषय पर कानून बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना देगी, क्योंकि अंततोगत्वा हमारे देश में क्या है, सेंटर मजबूत है। इसलिए सेंटर जो है वो स्टेट लिस्ट के विषय पर आपातकालीन परिस्थितियों में, इमरजेंसी कंडीशन में, कंटीजेंसी कंडीशन में जो है वो एक्ट फॉर्म कर सकती है, लेकिन राज्य सूची या राज्य सरकार कभी भी संघ सूची के विषय पर कानून फॉर्म नहीं कर सकती। ठीक है, उसके बाद है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। ये कंकरेंट लिस्ट जो है, ये कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, सेंटर को भी है
और स्टेट को भी है। लेकिन अगर विवाद हो गया, तो अगर विवाद हो गया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सेंटर के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, स्टेट वाला मान्य नहीं होगा। यहां भी केंद्र मजबूत दिखता है, ठीक है। अब इसमें वैसा सब्जेक्ट रखा जाता है जो दोनों ही के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि एजुकेशन, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। इसलिए आप देखते हैं हर स्टेट का अपना एक स्टेट बोर्ड है ना, स्टेट बोर्ड अपना पढ़ाई कराता है। इसके अलावे अब आपके पास सुविधा है कि आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ना चाहें या आप आईसीएसई बोर्ड से पढ़ना चाहें, आप अपने स्टेट बोर्ड से पढ़ना चाहें, है ना, सबका व्यवस्था है देश के अंदर में। और ये आपकी चॉइस है कि आप किस बोर्ड में जाकर के स्टडी करना चाहते हैं। सीबीएसई सेंट्रल का बोर्ड है ना, सेंट्रल के माध्यम से कंट्रोल होता है, ठीक है। बिहार बोर्ड है जो अपना स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो कहने का मतलब ये है कि आप तय करें कि आप किस बोर्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा के संबंध में नियम कायदा कानून बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी है। कारण यह है क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। तो इस प्रकार से 7वीं अनुसूची में स्पष्ट तौर पर कार्यों का विभाजन कर दिया गया है और क्लियर बता दिया गया है कि संघ सूची में कौन कौन से विषय होंगे, राज्य सूची में कौन कौन से विषय होंगे, समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय होंगे, ठीक है। तो यहां पर अब देखिए, तो ये सारा जब क्लासिफाइड है, इसके बाद भी विवाद हो जाता है। इतना सारा जो ये है उसके बाद भी क्या होता है, तो विवाद होते रहता है और चीजें जो है सो यहां पर चलते रहती है, ठीक है। तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखना है कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो है, इसके अंतर्गत इन चीजों को यहां पर कार्यों का, शक्तियों का बंटवारा स्पष्ट तौर पर किया गया है। ओके, यहां तक मेरे को दिक्कत नहीं ना? क्या? हाँ, समवर्ती सूची में जो है यहां पर 52 विषय है, 52, पहले 47 था अब 52 हो गया है, ठीक है ना। इसमें पहले 66 था, वो वाला जो घटा है सो समवर्ती सूची में चला गया है, ठीक है। तो समवर्ती सूची में सब्जेक्ट है वो 52 है, 52 है, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से यहां पर कानून बनाने की प्रक्रिया चलती है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अब देखिए कि इस प्रकार से जब सभी चीजों को बाइफरकेट किया गया है ना, सभी चीजों को अलग अलग किया गया है, बावजूद इसके जो है सो वो विवाद हो जाता है। तो सबसे पहले जो हम लोग इसमें थोड़ा देखेंगे वो देखेंगे विधायी संबंध, है ना, लेजिस्लेटिव रिलेशन। तो विधायी संबंध का चर्चा संविधान के किस भाग में है जी? 11 में। आर्टिकल कहां से कहां तक? 245 से 255, ठीक है। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कानून बनाने की शक्तियों का जो है सो वो बंटवारा स्पष्ट तौर पर किया गया है, ठीक है। तो इसमें विधायी संबंध में आपको पता है कि जो 3 लिस्ट अभी हमने बात किया, तो 3 लिस्ट का चर्चा कहां पर है जी? 7वीं अनुसूची में है ना। संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची में कितने विषय हैं? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची पर कौन बनाएगा? और समवर्ती पर कौन बनाएगा? केंद्र और राज्य दोनों, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सब चीज बाइफरकेटेड है ना, लेकिन फिर भी विवाद होता है। तो विवाद के कारणों को देखेंगे कि विवाद के कारण क्या है।
कहाँ पर विवाद हो जाता है ना, झगड़ा किस बात पर होता है। जब सब चीज इतना क्लियर है, इतना क्लासिफाइड है, तो फिर विवाद किस बात का, है ना, फिर दिक्कत किस बात की। तो क्या होता है, लिखेंगे थोड़ा सा, लिखेंगे आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 या 249 से पहले एक आर्टिकल है आर्टिकल 248, नोट करके लिखेंगे ये सब चीज। 248 लिखिए पहले, 248 लिखेंगे, प्रोहिबिजन ऑफ रेसिड्यूरी पावर, प्रोहिबिजन ऑफ रेसिड्यूरी पावर, अवशिष्ट शक्ति का प्रावधान। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 248 में लिखा हुआ है अवशिष्ट शक्ति, है ना, रेसिड्यूरी पावर। अब देखिए ये तीन सूची तो आप देख ही रहे हैं। कहते हैं कि हमारे संविधान बनाने वाले संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे जिसका कोई जवाब नहीं, है ना, बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे वो लोग, कि हर परिस्थितियों को वो लोग जो है वो मतलब अनुमान लगा लेते थे कि परिस्थितियां, सिचुएशंस कैसे बनने वाले हैं, किस प्रकार से चीजें होने वाली हैं, है ना। तो उन सभी चीजों को वो ठीक से उसका अनुमान लगा लेते थे। अब रेसिड्यूरी पावर में आप देखेंगे कि इसमें क्या है, तो कहा गया कि जो विषय संघ सूची में नहीं है, राज्य सूची में नहीं है, समवर्ती सूची में नहीं है, वो सब रहेगा अवशिष्ट शक्ति में। और मजेदार बात यह है कि अवशिष्ट शक्ति जो है ये फिलिंग द ब्लैंक है ना, ये खाली स्थान है, इसको भरना है। ठीक है, भरना है मतलब कि एक जगह बना दिया गया, कह दिया गया कि इनके अलावे अगर दूसरा कोई भी परिस्थिति आता है, समय आता है, तो वो रहेगा अवशिष्ट शक्ति में, और अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा केवल, है ना। अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत जो है वो कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास होगा। तो अब देखिए, जैसे कि अब मान लीजिए कि अभी साइबर क्राइम, है ना, अब जब संविधान बना था उस समय तो संविधान निर्माताओं के पास मोबाइल नहीं था ना, इंटरनेट भी नहीं था, लैपटॉप और कंप्यूटर भी नहीं था, सेल्फी नहीं लिया जाता था, फोटो नहीं खींचा जाता था, वीडियो नहीं बनाया जा सकता था किसी का, है ना, किसी की ब्लैकमेलिंग नहीं की जा सकती थी ऑनलाइन के माध्यम से, है ना, ये सब चीज तो उस समय नहीं था। तो इन सभी चीजों का संविधान में कोई प्रावधान भी नहीं था, क्योंकि था ही नहीं। लेकिन संविधान निर्माता इस बात को बखूबी जानते थे कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा नई नई चुनौतियां, नई नई समस्याएं सामने आएंगी ही आएंगी। तो एक ऐसा जगह होना चाहिए कि नई चुनौतियों के समाधान के लिए कानून बनाया जा सके। तो एक फिलिंग द ब्लैंक छोड़ दिया, अवशिष्ट शक्ति, और कहा कि आने वाले समय में यदि कोई भी परिस्थितियां आएंगी तो सीधे चल जाएगा कहां, अवशिष्ट शक्ति पर, और उस पर कानून बना देगा कौन, संसद। तो अभी देखिए तमाम तरह के एक्ट्स हैं, साइबर एक्ट्स बने हुए हैं देश में, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत सारे हो रहे हैं, है ना, तमाम तरह के साइबर क्राइम्स जो है वो है, और इसके अंदर में लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ये मोबाइल यूज करने वाला आदमी सब, है ना, जो बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करता है ना, एक्स्ट्रा एक्सेस, तो उसके साथ इस तरह की समस्या सबसे ज्यादा होती है ना। और खास करके वैसे लोग जो एप्स, फ्री का कोई भी ऐप दिख गया, है ना, किसी ने बता दिया इस ऐप पर ही चीज मिल रहा है, इस ऐप पर, इसे तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं। क्योंकि हम लोग के यहाँ फ्री में अगर कुछ मिलता है ना तो आदमी उसको लेना चाहता है, ठीक है, और उसमें कोई सिक्योरिटी का वो नहीं सोचता है। और उसमें अगर 10 रुपया भी रख दीजिए कि नहीं 10 रुपया दे के लेना है, तब लोग को सिक्योरिटी याद आता है। याद होगा आप लोगों को कि जब देश में एक समय था जब फ्री का जियो सिम बिक रहा था, है ना, तो क्या हुआ था, पूरा देश लाइन में लगा, किसी को कोई समस्या नहीं होती थी, और सब लोग बिना किसी झंझट के अपना आधार कार्ड जाके दे आए।
डिमांड ही था ना कि आधार कार्ड जमा कीजिए, फ्री में लेकर के जाइए और फ्री में डेटा यूज कीजिए, यही था। सब लोग गए। उस समय क्या किसी ने सोचा कि हम अपना आधार कार्ड दे रहे हैं तो इसका सिक्योरिटी का क्या होगा? किसी ने नहीं सोचा, क्योंकि फ्री का मिल रहा था। सरकार जब मांगती है कि आधार कार्ड लाओ तो लोग सोचते हैं कि भाई सिक्योरिटी क्या है, डाटा कहां रखा जाएगा। लेकिन फ्री का जियो सिम मिल रहा था तो किसी को सिक्योरिटी का लेना देना नहीं था, क्योंकि आपके आधार कार्ड में आपका सारा इंफॉर्मेशन है, एवरीथिंग कनेक्टेड है उससे, है ना, आपका रेटिना तक कनेक्टेड है। तो अब उसमें तो आप मतलब कहीं पे भी अगर आप उसको दे देते हैं, किसी को भी देते हैं, तो उससे आपकी प्राइवेसी भंग होने का डर है ना, आपका सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी लोग इतना नहीं सोचते हैं और वो सब चीज जो है सो कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्री का मिल रहा है ना। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। ऐप सब लोग डाउनलोड कर लेते हैं फ्री का, है ना, कि इसमें ये सर्विस है, इसमें ये सर्विस है। सबसे ज्यादा तो कौन ऐप सब डाउनलोड करता है? जो ऐप आपके फोटो को सुंदर बनाता हो, है ना, क्योंकि फोटो खींचना तो सबसे जरूरी है ना। उसमें 3-4 गो ऐप डाउनलोड कर लेगा, है ना, सोचा कि जैसन है वैसा नहीं, उसे बढ़िया दिखे, है ना। भाई फोटो में चाहे जैसा भी दिख लीजिए, अंततोगत्वा तो उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी ना, और उपस्थिति जब दर्ज होगा तो जो होगा वही सामने आएगा। तो क्यों ना जो है वही सामने लेकर के जाए पहले ही, है ना। क्यों फोटो के माध्यम से, मतलब उसमें बिना मतलब का कौन कौन सा सब बता रहा, मतलब आदमी बदल जाता है जी। अब आजकल फोटो पर तो विश्वास करने लायक चीजें नहीं है कि नहीं। कहीं अगर कोई फोटो दिखा करके बरगलाने का कोशिश करे कि नहीं भाई हम पहले देखेंगे बढ़िया से, है ना, पहले मिलेंगे उसके बाद हम डिसीजन लेंगे ना। ये नहीं कि फोटो देख लिए ले लिए तो हाल हो जाएगा 1967 के गूंगी गुड़िया वाली कहानी का, है ना। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज को लगा कि इंदिरा गांधी कुछ बोलती नहीं है तो गूंगी गुड़िया है, इसको बना देंगे प्रधानमंत्री, जो कहेंगे सो करेगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा जी तो उसके बाद जो उनका मुंह खुला वो कभी बंद ही नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए केवल कोई चीजें क्षणिक और जो दिख रहा है उस पर ज्यादा विश्वास न करके यथार्थवादी दृष्टिकोण पे जाते हुए, रियलिस्टिक अप्रोच पे जाते हुए जो वास्तविकता है उसको देखना चाहिए। कहने का मामला मतलब यह है कि ये सब चीज यूज करने से आपका प्राइवेसी खतरे में है, ये आपको भले पता हो या ना हो। आपके साथ कुछ नहीं हुआ है तो आपको नहीं लग रहा है, लेकिन जिन लोगों के साथ हुआ है या जिनके साथ हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं लोग इस पूरे मामले में। और दिक्कत ऐसी कि इसमें जब एक्सप्लॉइट होते हैं तो किसी से कुछ बताने लायक भी नहीं रहते हैं और एक्सप्लॉइटेशन होते जाता है। तो इसलिए अब यह सब तो बहुत बड़ा समस्या है देश के लिए। तो ऐसी ही चीजों के लिए क्या किया गया कि अवशिष्ट शक्ति जो है वो बना दिया गया कि ऐसा कोई समय आएगा जिस समय में क्या हो सकता है कि तमाम तरह की मतलब ऐसी दिक्कतें आएंगी। तो इन दिक्कतों को रोकने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद के पास दिया गया। तो साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई भी मामला या नया कोई भी घटनाक्रम होता है तो वो सब जो है वो किससे कनेक्ट करेगा? वो सब अवशिष्ट शक्ति से कनेक्ट करेगा। और अवशिष्ट शक्ति पर कानून बनाने का जो पावर है वो किसके पास है? संसद के पास, है ना। तो इसको लिख लेंगे कि अवशिष्ट शक्ति पर या अवशिष्ट शक्ति में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है ना। पार्लियामेंट हैव पावर टू लॉ लेजिस्लेट ऑन रेसिड्यूरी लिस्ट। पार्लियामेंट हैव पावर टू लॉ लेजिस्लेट रेसिड्यूरी लिस्ट। अवशिष्ट सूची जो है या अवशिष्ट शक्ति जो है इस पर, ठीक है। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है ना। कोई भी नया घटना दुर्घटना घटेगा जिसकी कल्पना संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी तो वो ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा? तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा अवशिष्ट शक्ति में, ठीक है। और उस पर लॉ लेजिस्लेट कौन करेगा? संसद करेगी। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना? अब देखिए, तो अब राज्यों को इस बात से टेंशन रहता है, पहला कारण टेंशन का, कि कोई भी काम आएगा, कोई भी मामला आएगा तो उस पर कानून आप ही क्यों बनाएंगे, हम क्यों नहीं बना सकते, है ना। तो इससे राज्यों को थोड़ा आपत्ति होती है। और तमाम तरह के जो आईटी एक्ट हैं
वो आईटी एक्ट संसद के द्वारा बनाया जा चुका है ना। तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आईटी एक्ट जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ना, तो इसके अंतर्गत जो ये साइबर क्राइम्स होते हैं या जो ऑनलाइन जो ट्वीट्स होते हैं, फेसबुक्स, ये सब चीज लोग चलाते हैं, उस पर कुछ आपत्तिजनक वीडियोस डाल देते हैं या फिर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर देते हैं, तो उन सभी चीज़ों को, या कुछ बोल देते हैं, कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं, तो उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इसमें प्रावधान है, उसके तहत दंड दिया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो इसलिए कभी भी इस एक्ट का उल्लंघन, वायलेशन ना करें, अगर करेंगे तो पुलिस इसके लिए तैयार बैठी हुई है इलाज करने के लिए, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आजकल तमाम जो ऑनलाइन माध्यम है, इसके माध्यम से होता है ना, अभी आप देखिए बिहार के जो एक यूट्यूबर हैं उसी मामले में फंसे हुए हैं, है ना, अभी तक रिहा नहीं हो पाए, है ना। तो क्योंकि फेक वीडियोस बना दिए थे, है ना, गलत वीडियो बना हुआ था और फंस गए आईटी एक्ट के चक्कर में। अब आईटी एक्ट तो है ही, इसके ऊपर से उन पर लग गया है एनएसए, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्र का उसको बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इसके अंतर्गत मामला बहुत गंभीर हो चुका है उनका। तो कहने का मामला मतलब ये है कि अगर कुछ भी ऐसा फ्रॉडबाजी होती है या कुछ भी कोई करता है ऑनलाइन के माध्यम से, तो ये सारे एक्ट कानून बने हुए हैं और इस सब पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, ठीक है। और ये संविधान निर्माताओं ने अपने दूरदर्शी विचारों के वजह से इन चीज़ों को जो है सो देख करके रखा है, ठीक है। तो इसलिए मोबाइल्स यूज करें लेकिन सतर्कता के साथ, और उतना ही ऐप रखें अपने फ़ोन के अंदर में जितना कि ज़रूरी है ना, बिना मतलब की कोई चीज़ जो है सो न रखें, क्योंकि बहुत से लोग इसमें एक्सप्लॉइट हुए हैं और आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इस मामले में फंसे हैं, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, ठीक है। और स्थिति ऐसी हो गई कि मतलब वो किसी से कुछ बताने की स्थिति में भी नहीं थे, कुछ करने की भी स्थिति में नहीं थे। पेरेंट्स के पास जाता तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो तो कोई मामला पहले सुनते नहीं, पहले तो धोने का काम करते हैं, है ना। और अब धोने लायक अगर आप नहीं हैं तो फिर बात से धो देंगे। अब बात से धोना मार से धोने से ज्यादा गंभीर होता है ना। तो ऐसी स्थिति में खुद पे ही सुरक्षा रखें तो ज्यादा अच्छा है। पहली बात तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी किसी अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आए तो कभी भी उसको पिक ना करें, क्योंकि जितना भी फ्रॉडबाजी होगा, जितना भी एक्सप्लॉइटेशन होगा, व्हाट्सएप पे होगा, है ना, या फेसबुक से होगा। तो इन सभी माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से कॉल, नॉर्मल कॉल अगर आपको आता है उसको पिक करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो अगर कोई फ्रॉड भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसका ऑनलाइन माध्यम से कॉल किया है तो दिक्कत ये है कि पुलिस उसको ट्रैक नहीं कर पाती है। ये उसका बचने का सबसे अच्छा साधन है कि वो बच जाता है, निकल जाता है। और दिक्कत ये होती है कि आपके पास उतना नॉलेज नहीं कि उसको आपको डील कैसे करना है, और वो कुछ इस तरह की चीज़ें करेगा जिसमें कि आप ट्रैप में फंस जाएंगे, और फिर उस ट्रैप में फंसने के बाद स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। बहुत बार ऐसे मामले में सुसाइडल टेंडेंसी तक बने हैं और बहुत मामले में हुए भी हैं, है ना, क्योंकि फिर लोग बता नहीं पाते हैं। और ऐसा मेरे संज्ञान में ऐसा दो है, एक तो यही विद्यार्थी का ही था, है ना, आकर के अंतिम में मिला मेरे से, बोला सर ऐसे ऐसा मेरे साथ हो रहा है। करने वाला रोज उसको फोन करके बोलता था मैं डीएसपी बोल रहा हूँ, मैं यहाँ से हूँ। हम बोले डीएसपी इतना चिंदी चोर कब से हो गया भाई, हैं, कि डीएसपी किसी को परेशान करने लगा, नहीं बात करो मेरे से। लेकिन मामला कुछ और निकला, मतलब वो ट्रैप में फंसा हुआ था और इस वजह से वो आदमी उसको परेशान कर रहा था और बहुत सारा पैसा ऐंठ चुका था इससे। तो कभी भी इस तरह की चीजें हो तो उस पर ये रखे। और पहला बात तो कभी अगर कोई वीडियो कॉल आए तो उसको तो गलती से भी रिसीव ना करें, जब भी अगर वो अननोन नंबर से आ रहा है तो, क्योंकि आप तो रिसीव कर लीजिएगा, रिसीव कर लिया तो अपना तो मुंह दिखा दीजिएगा पहले ही, है ना, क्योंकि आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंस में कि हम तो बड़े खूब सुंदर है ना, और आप दिखाइए अपना मुंह। तो वही चाहता है कि आपका मुंह दिख जाए एक बार, है ना, और आपका मुंह जहां दिखा तो वो ऐसा ट्रैप में फंसाएगा कि फिर आप किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहिएगा, है ना। तो इसलिए, और ये सब कैसे होता है, जितने लोग, और इससे सारे नंबर्स लिए कहां से जाते हैं, फेसबुक से लिए जाते हैं। नंबर जो चोरी होता है, जो नंबर लोगों का उठता है और सब फ्रॉडबाजी होती है, वो फेसबुक के माध्यम से होता है। तो इसलिए यूज करें, इन सब चीज का लोग बहुत सारा मतलब यूज करते ही हैं, उनको फायदा भी होता है, मतलब अपना काम भी होता है। लेकिन किसी भी चीज का सरप्लस यूज ना करें। और यूज करते वक्त, क्योंकि साइंस के बारे में शुरू से आप जानते हैं कि ये जितना बड़ा वरदान है
उतना ही बड़ा अभिशाप भी है ना। जब ये चीज नहीं था तो उतना एक्सप्लॉयटेशन लोगों का नहीं होता था, अब हो रहा है। तो एक तरफ तो फायदा भी है और एक तरफ नुकसान भी है। तो इसलिए आपको नुकसान से आप किस हद तक बच सकते हैं ये आपको जो है सो समझना पड़ेगा, और इसलिए इन सभी चीजों का ये करना पड़ेगा। और दिक्कत है कि अगर आप सतर्कता नहीं बरतिएगा तो पुलिस बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पुलिस से बहुत आगे हैं क्रिमिनल्स जो हैं वो इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास है ना, कि पुलिस अभी सोच ही रही है कि हम ये करेंगे तब तक वो लोग करके निश्चिंत हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में इन सभी चीजों को ध्यान रखना है। तो ऐसा कोई भी चीज जो नया नया समस्या आ रहा है, उन समस्याओं को कंट्रोल करने और देखने का जो अधिकार है, जो राइट्स है, वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, संसद के पास है। राज्यों को इस बात की आपत्ति रहती है कि हमें अधिकार नहीं दिया गया है, अधिकार सारे तो सेंटर के पास हैं, सेंटर ही एक्ट बनाएगा, कानून फॉर्म करेगा, तो फिर हम यहाँ पे जो लेजिस्लेचर लेकर के बैठे हुए हैं तो हमारा क्या इंपॉर्टेंस है? तो एक तो इनकी अवशिष्ट शक्ति पे आपत्ति है, लेकिन ये रखना ये दिखलाता है कि संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे, कि भविष्य के आने वाली समस्याओं से पूर्व ही अनुमान लगा चुके थे कि ऐसा हो सकता है, जो कि हो रहा है। ठीक है, प्रोसीड नहीं देंगे। आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 कहेंगे कि अनुच्छेद 249 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर, राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय हित में संसद के पास कानून बनाने की शक्ति। अंडर द आर्टिकल 249, under the article 249, on the basis of Rajya Sabha proposal, on the basis of Rajya Sabha proposal, on the basis of Rajya Sabha proposal, Parliament have power, Parliament have power to make law, to make law stateless subject, to make law stateless subject। अब देखिए आर्टिकल 249 कहता है कि संसद के पास यह पावर है कि जो राज्य सूची वाला जो विषय है, इस विषय पर कानून बना सकती है। अब यह मामला गंभीर हो गया कि तो हमको काम दे दिया आप, अब फिर हमको कह रहे हैं कि इस पर केंद्र सरकार भी कर सकती है, तो झगड़ा तो होबे करेगा। कि जब एक बाइफरकेट कर दिया गया, तो जैसे संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार ही केवल बना सकते हो, राज्य पर कह दीजिए केवल राज्य सरकार ही बनाए। लेकिन ऐसा रखा गया है कि नहीं, अगर राज्यसभा स्वयं ऐसा प्रपोजल पास करे, क्योंकि राज्यसभा राज्यों की प्रतिनिधित्व होते हैं राज्यसभा में, ठीक है, तो राज्यसभा ऐसा अगर कोई प्रस्ताव पास कर देती है कि हम चाहते हैं कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बनाए, तो संसद कानून बना देगी। राज्यसभा, नॉट विधानसभा, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा ऐसा कोई प्रस्ताव पारित करे, तो राज्यसभा क्या है? राज्यों के ही प्रतिनिधि हैं, ठीक है। राज्यसभा के लोगों को कौन चुनता है? विधानसभा के लोग चुनते हैं, है ना। तो पहले ही जब लोकसभा राज्यसभा मैंने आपको पढ़ाया था तो बताया था कि दो मामले हैं जहां पर राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा शक्तिशाली है। राज्यों के संबंध में अगर कोई विधेयक आता है तो पहले राज्यसभा लाया जाएगा, और अखिल भारतीय सेवा के संबंध में अगर कोई बदलाव आना है तो प्रपोजल पहले राज्यसभा में लाया जाएगा, ठीक है। तो राज्यसभा यदि ऐसा कोई प्रपोजल, ऐसा कोई प्रस्ताव पास कर दे, है ना, तो क्या होगा? क्या होगा? संसद कानून बना देगी। तो झगड़ा का बात है ही। अब आपके घर में मान लीजिए कि कोई आयोजन प्रयोजन है, पूरा अधिकार आपके पास है, और अचानक से कोई आदमी आके कहे कि नहीं अब ये अधिकार मेरे पास आ गया, हम ये काम करेंगे, तो विवाद तो हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो झगड़ा होता है, केंद्र राज्य को ये आरोप लगता है कि जानबूझ करके सरकार संसद ऐसा करती है, या जानबूझ करके केंद्र की सरकार हमें डिस्टर्ब करती है, तो झगड़ा का कारण बन जाता है। अभी और कारण है, नेक्स्ट लिखिएगा,
लिखेंगे कि अनुच्छेद 250 के अंतर्गत, अनुच्छेद 250 के तहत, अनुच्छेद 250 के तहत आपातकाल के समय में, 50 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद के पास कानून बनाने की शक्ति, संसद के पास कानून बनाने की शक्ति राज्य सूची के विषय पर। अंडर द आर्टिकल्स 250, अंडर द आर्टिकल 250 पार्लियामेंट है पावर, पार्लियामेंट है पावर टू लॉ लेजिस्लेट, to law legislate during the emergency, law legislate during the emergency, during the emergency on a stateless subject। ठीक है, अब देखिए यह एक मामला है कि जब आपातकाल लगा होगा, इमरजेंसी चल रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में भी पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो क्या कर सकती है, तो वो कानून बना सकती है। किस पर? राज्य सूची के विषय पर। ठीक है, तो एक तो पहले अवशिष्ट शक्ति केंद्र के हाथ में दे दिए, है ना, फिर 249 का कह दिए कि भाई राज्यसभा ऐसा कोई प्रस्ताव पास कर देगी तो संसद कानून बना देगी राज्य सूची के विषय पर, और फिर 250 कह रहा है कि आपातकाल चल रहा होगा, इमरजेंसी चल रहा होगा, तो इमरजेंसी सिचुएशन के अंतर्गत जो है वो क्या होगा, पार्लियामेंट है पावर टू लॉ लेजिस्लेट, है ना, वो संसद के पास अधिकार है कि संसद जो है वो क्या कर दे, तो कानून बना दे। तो ऐसी स्थिति तो गंभीर स्थिति है ना, राज्यों के संदर्भ में, तो राज्यों को इस पर आपत्ति होती है, राज्यों को इस पर दिक्कत होता है कि भाई ऐसा ठीक नहीं है कि राज्य सूची के विषय पर केंद्र की सरकार कानून बनाए, तो फिर हमको दिए क्यों है ना, ये जो राज्य सूची में हमको दिया हुआ है कि हम कानून बना सकते हैं, तो हर जगह तो एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, राज्यसभा कर देगी तो हो जाएगा, इमरजेंसी लगा होगा तो हो जाएगा, अवशिष्ट शक्ति ऑलरेडी सेंटर के पास है, तो एक प्रकार से राज्यों की आपत्ति होती है कि हम पर पूरा तरीके से केंद्र का कंट्रोल है ना। तो यह कंट्रोल इसलिए है क्योंकि भारत एक संघीय व्यवस्था का देश है, यूनियन सिस्टम है इंडिया में, तो यूनियन सिस्टम में केंद्र जो है सो मजबूत है, इसी वजह से इस प्रकार की व्यवस्था है। मतलब इस तरीके से आप इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है ना, हम लेस फेडरल हैं, मोर यूनिटरी है ना। मतलब ये हुआ कि एकात्मकता का लक्षण ज्यादा है हमारे पास, संघात्मकता का लक्षण कम है हमारे पास, है ना, और हम दोनों का मिक्सचर लेकर के चलते हैं, इसलिए यहां पर अगर ये कंट्रोल दिखता है तो ये कोई असंवैधानिक चीज नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है और उसके अनुसार ही ये हो रहा है। ओके, अभी मामला यहीं पर रुका नहीं है, आगे लिखिए, राज्यों को और दिक्कत है। आर्टिकल 252 लिखेंगे, अंडर द आर्टिकल 252, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राज्यों के अनुरोध पर या उनकी मांग पर, राज्यों के अनुरोध पर या उनके मांग पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, अंडर द आर्टिकल 252 पार्लियामेंट है पावर, पार्लियामेंट है पावर टू लॉ लेजिस्लेट, to law legislate, parliament have power to law legislate on subject of state list, on subject of state list, on the recommendation of
on the recommendation of state government, on the recommendation of state governments। ठीक है, मतलब क्या है कि 252 ये कह रहा है कि अगर राज्य स्वयं चाहे, राज्य ही ऐसा अनुरोध करे, राज्य ही ऐसा सिफारिश करे, ठीक है, राज्य ऐसा सिफारिश करे कि हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट फॉर्म कर दे, यानी कि संसद एक्ट फॉर्म कर दे, पार्लियामेंट कानून बना दे, तो ऐसी स्थिति में भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। यह राज्यों की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। अगर राज्य स्वयं ऐसा डिमांड कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि राज्य सूची के विषय पर हमारे लिए कानून संसद ही बनाए, हम नहीं बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में भी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना देगी। हालांकि इस प्रकार का बात कोई राज्य कहता नहीं है, ठीक है, क्योंकि जानबूझकर कोई अपना अधिकार क्यों देगा, है ना। लेकिन यह भी एक प्रावधान है, किया गया है कि अगर राज्य ऐसा चाहते हैं, जैसे कुछ राज्य अगर ऐसा है जो खुद को लॉ लेजिस्लेट करने में असक्षम महसूस कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं ये है, तो ऐसी स्थिति में उनको ये सुविधा दिया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 कहेंगे कि अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ओके, क्लियर है। चलिए, तो यहां पर अनुच्छेद 253 में यह बात लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं बोले हैं, लिख लीजिएगा। अंडर द आर्टिकल 253 पार्लियामेंट हैव पावर, अंडर द आर्टिकल 253 पार्लियामेंट हैव पावर टू law legislate on the subject of a state list, law legislate on the subject of state list for the implementation of international treaty, for the implementation of international treaty or agreement। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि अथवा समझौता को लागू करने के लिए संसद के पास यह अधिकार है कि राज्य सूची के विषय पर वो कानून बना दे। ठीक है, तो ये बेचारा को लगता है इन लोग को कि हम लोग को कौन सी झुंझुना पकड़ाए हुए है भाई, सब जब तुम ही कर ही सकते हो तो काला हमको दिए हुए हो, है ना। जब सब तुम कर ही दोगे, तुम ही कानून बना दोगे, कभी तुम आपातकाल में बना दोगे, कभी तुम अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता लागू करने के लिए बना दोगे, राज्यसभा प्रस्ताव पास कर देगी तो बना दोगे। तो जब तुम सब बना ही दोगे तो फिर हमको क्यों बिठाए हो, हमको भेज दो उत्तराखंड की पहाड़ी पर, है ना, वहां जाकर के हम अपना भगवान शिव शंभू का भजन कर लेंगे, फिर क्या काम है हमारे यहाँ पर, है ना। इस चक्कर में विवाद होते रहता है कि उनके स्टेट्स को ऐसा लगता है कि व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि हम पूरे तरीके से सेंटर के ग्रिप में है ना। तो ये व्यवस्था मतलब है भी ऐसी, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, ये व्यवस्था अगर इस प्रकार से बनाई गई है तो संवैधानिक व्यवस्था ही है, संविधान के हिसाब से ही है, और वो इसलिए है ताकि कोई स्टेट जो है वो सेंटर से अलग ना हो, या स्टेट जो है वो सेंटर को कमजोर करने का प्रयास ना करे, क्योंकि भारत को की यूनिटी और इंटीग्रिटी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी को बना के रखने के लिए इस प्रकार से सेंटर का स्टेट पे कंट्रोल दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान के मुताबिक केंद्र मजबूत है और राज्य जो है वो उसके अंतर्गत है, अंडर में है ना। तो अगर राज्यों को बहुत ज्यादा पावर हम दे देंगे तो फिर हमारे राज्य जो होंगे वो अमेरिका के राज्यों के जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अमेरिका के राज्यों के जैसे हो जाए तो अमेरिका का राज्य सब तो बहुत मतलब वहां पर है कि उतना ज्यादा वो लोग पर्सनल इंटरेस्ट को वैल्यू नहीं देता है। हम लोग के यहाँ क्या है, अगर उतना पावर दे दिया जाए हम लोग के यहाँ राज्य सबको, तो क्या होगा, ये लोग अपने प्रधानमंत्री बन जाएगा, कह देगा कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं जी,
नहीं हो जाएगा। कुछ कुछ स्टेट के सीएम को देख लीजिए, अब ममता बनर्जी को देख लीजिए बंगाल में, वो किसी का सुनती हैं? अगर ऐसी स्थिति में ये पावर रहे कि आप अलग हो सकती हैं, वो अपना एक अलग देश बना लेंगी, है ना। अभी देखिए एक मूवी आई है ना, हाँ बैन कर दिया। कौन सा मूवी है? हाँ द केरला स्टोरी, है ना, केरला स्टोरी है। तो ये इसमें लव जिहाद का मुद्दा है आई थिंक, है ना, लव जिहाद का मुद्दा है कि लव जिहाद के नाम पर किस प्रकार से चीजें हो रही हैं। ठीक है, केरला का नाम है, लेकिन केरला ने अपने यहां बैन नहीं किया, केरला में ये मूवी बैन नहीं है, लेकिन दीदी को इससे समस्या है ना, है ना, उनको दिक्कत लग रहा है कि भाई ये क्यों चल रहा है ना। हर विषय पर देश में मूवी बनी हुई है, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर की मूवी नहीं बना हुआ है? तो फिर इस पर क्या दिक्कत है? मतलब हर विषय में बना हुआ है ना जी, हर सब्जेक्ट पर कानून जो है सो मूवी बने हुए हैं। तो ऐसा होता है हमारे देश में कि लोग पार्टिकुलरली किसी चीज का सपोर्ट करते हैं और पार्टिकुलरली किसी चीज का विरोध करते हैं, है ना। अगर आपको इन विषयों का विरोध करना है तो हर चीज का विरोध कीजिए, फिर कह दीजिए कि भाई मूवी जो है वो पूर्णतः काल्पनिक होना चाहिए, उसको आप रियलिस्टिक घटनाओं से मत जोड़िए, है ना। लेकिन दिक्कत है कि आजकल के जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, इन लोगों के पास कल्पना करने का क्षमता ही खत्म हो गया है ना। साउथ इंडियन देखिए कितना अच्छा अच्छा कल्पना वाला मूवी बनाता है वो सब, है ना। बाहुबली देखिए बिल्कुल कितना बड़ा बिजनेस करके गया, है ना। वो आरआर, है ना, ऑस्कर में चला गया, उसका गाना जीत करके आया ऑस्कर। तो कहने का मतलब ये है कि आप बनिए कल्पनावादी, बनाइए वैसा चीज, लेकिन नहीं है तो अब क्या करते हैं 1 2 3 4 5, अब वही सब आ रहा है ना जी, सीरीज आ रहा है ना, कि अब चल रहा है, क्योंकि नाम ही नहीं है इनके पास कि हम नाम क्या दे, कहानी तो बहुत दूर का बात है। ठीक है, तो अब रियलिस्टिक अप्रोच पे आप बना रहे हैं तो बर्दाश्त कीजिए, देखिए समझिए उसको, है ना, कि घटनाएं हो रही हैं तो उसमें क्या सच्चाई दिखलाया जा रहा है, क्या गलत दिखलाया जा रहा है, हर तरह के विषय। लेकिन कुछ विषयों को कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ विषयों को लोग जो है सो, क्योंकि हर चीज में लोग अपना वोट बैंक देखते हैं, है ना, कि अपना वोट बैंक के हिसाब से फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, तो उन्होंने बैन कर दिया। अब सोचिए उनके पास अगर पावर रहता कि आप अलग हो जाइए, पहली मुख्यमंत्री रहती जो भारत संघ से अलग हो जाती और कहती कि हम हैं जी, हम प्रधानमंत्री पीएम, हम नहीं मानबो मोदी जी के, जा अपना घर है ना गुजरात, हम नहीं मानेंगे, है ना। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस प्रकार का काम कर देते, है ना। दक्षिण भारत के राज्य बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि हमरा एक अलग यूनियन बना दीजिए, हमरा एक अलग ग्रुप बना दीजिए। तो अगर उनको ये पावर दे दिया जाए तो वो अपना अलग एक ग्रुप बना लेंगे, है ना, वो इंडिया से अलग हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इस परिस्थिति को संविधान निर्माता बखूबी समझ रहे थे कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उसी समय पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो बंटवारा की परिस्थितियों में उपजा हुआ जो राष्ट्र है उसको बंटवारे से डरना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति जिन परिस्थितियों से निकलता है वैसी परिस्थितियां उसके दिमाग में हमेशा बनी रहती हैं। तो इसलिए डर था कि भविष्य में चल के ये सब भी अलग होने का डिमांड करेगा, इसलिए संविधान निर्माताओं ने ऐसा धागा से बांधा कि छटपटा के मर जाइएगा लेकिन मुक्त नहीं हो पाइएगा, है ना। अंततोगत्वा नहीं होगा तो कहिए कि भाई हमको मृत्यु वरण कर लीजिए मृत्यु को, लेकिन आप चाहिएगा कि आप अलग हो जाएं भारत संघ से, कभी पॉसिबल नहीं है। संविधान इतना बेहतरीन बना दिया गया है ना। तो इसलिए कहा था कि हमारे जो संविधान निर्माता लोग थे बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग थे, है ना, बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग थे जो संविधान बना रहे थे, है ना, कि उन्होंने आने वाली समस्याओं का भी बेहतरीन तरीके से निदान वहां पर करने का प्रयास किया था। ओके, प्रोसीड। तो इस स्थिति में भी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौता को लागू करने के लिए इस प्रकार का चीज वहां पर किया गया है। ओके, तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से संसद के पास पावर है और इन्हीं पावरों के वजह से राज्यों को क्या है, आपत्ति है कि जब राज्य सूची के विषय पर संघ की सरकार कानून बना सकती है तो ऐसे में इनको क्या है, समस्या है, दिक्कत है कि इससे हमारा जो अधिकार है, हमारे अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए अब प्रशासनिक संबंध में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में। ये देखिए मैं जो चर्चा कर रहा हूं जो विवाद के विषय हैं वो, ठीक है, ताकि आपको मुख्य परीक्षा के अंतर्गत या कहीं पर भी विवाद से डिस्प्यूट से अगर सवाल बने तो आप ठीक तरीके से उसको हैंडल कर ले कि डिस्प्यूट्स किस किस मुद्दे पे होता है।
ठीक है, प्रशासनिक शक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो प्रशासनिक शक्ति क्या है, लिखेंगे कि इसके तहत केंद्र के कार्यपालिका शक्ति पूरे भारत में विस्तृत है। इसके तहत केंद्र की कार्यपालिका शक्ति पूरे भारत में विस्तृत है। ठीक है, अंडर दिस प्रोविजन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर have extended to territory of India, यानी कि पूरा भारत का जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र में क्या है जी, प्रशासनिक शक्ति है किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और एक चीज यहां पे ध्यान रखिए, समझिए कि प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत क्या है, तो इसका जो चर्चा है वो तो आपको पता ही है, भाग 11 में ही है ना, और आर्टिकल 256 से 263 के बीच में है। तो जो सेंटर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो पूरे भारत में, है ना, पूरे भारत में प्रशासनिक आदेश दे सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दे सकता है और सबको उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रावधान के अंतर्गत। तो इसका मतलब ये भी है कि जैसे कि जो यूनियन लिस्ट है ना, तो यूनियन लिस्ट में जो 100 सब्जेक्ट है, इन 100 सब्जेक्ट पर जो ऑर्डर देने का राइट है वो किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो जिसके पास जितने विषय हैं वो उतने विषयों पर प्रशासनिक आदेश दे सकता है। तो जैसे केंद्र के द्वारा बनाया गया कानून पूरे देश में लागू होता है, वैसे ही केंद्र के द्वारा दिया गया आदेश भी पूरे देश के लिए हो सकता है। ठीक है, और यह पूरा 100 विषयों पर हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से चूंकि यह पावर जो है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के भी पास है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट के भी पास है, राज्य सरकार के भी पास है। तो चूंकि यह पावर राज्य सरकार के पास है, तो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट है ऑल्सो पावर टू ऑर्डर टू स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। इनके पास भी ये अधिकार है, इनके पास भी ये पावर है कि ये क्या कर सकते हैं, ये स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट सब है उस पर अपना ऑर्डर रिलीज कर सकते हैं, है ना। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे करेगा, वैसे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर ऑर्डर रिलीज करेगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर दे सकता है। ठीक है, तो जो 61 विषय है इसमें 61 सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 61 सब्जेक्ट पर राज्य सरकार अपना जो है सो ऑर्डर रिलीज कर सकती है, लेकिन इनका ऑर्डर केवल इनके अपने राज्य तक सीमित रहेगा, है ना। अब से बिहार सरकार ने कोई ऑर्डर रिलीज किया तो बिहार की सीमा तक सीमित रहेगा, है ना। अब जैसे बिहार में लीकर बंद है तो बिहार में बंद है, थोड़ी ना इधर बंद है, पश्चिम बंगाल में, इधर यूपी में, इधर नेपाल में, इधर झारखंड में, है कहीं बंद नहीं है ना। यहाँ खाली बंद है तो शौकियादार सब अपना केनियो जा सकता है ना। जो शौकियादार सब है, जिसको कि नहीं भाई, है ना, अब किसी चीज का किसी को आदत हो जाता है तो क्या होगा, अब उसके बिना उसका मन नहीं लगेगा, है ना। बिहार में अवेलेबल है, कैसे मिलता है जी, होम डिलीवरी? ऐसे मत बोलिए आप लोग, तो कहीं नीतीश जी आप ही लोग से पूछेंगे फिर पकड़ के कि बताइए कहाँ मिल रहा है ना, बता दीजिएगा फिर। दूर पैसा देगा तब बताइएगा। तो फिर तो आप सक्षम, मतलब सशक्त नागरिक नहीं हुए, पैसा लेके बताइएगा, बताइए फंसेंगे।
आइए, हाँ रिस्क तो है, क्योंकि इस तरह के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं ठीक लोग तो नहीं होंगे, है ना, तो वो लोग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत हो सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो भी प्रशासनिक आदेश रिलीज करे, जैसे कि राज्य सरकार के पास पावर था कानून बनाने का, वैसे राज्य सरकार के भी पास पावर है प्रशासनिक आदेश देने का, लेकिन उसका प्रशासनिक आदेश केवल उसके राज्य के सीमा क्षेत्र के अंतर में ही सीमित रहेगा, जबकि भारत सरकार का प्रशासनिक आदेश पूरे भारत में फैला रहेगा, है ना। मतलब भारत सरकार यदि कोई आदेश जारी करती है तो वो पूरे देश के लिए होगा, वो पूरे देश में लागू होगा, ठीक है। अब देखिए, तो समवर्ती सूची पर कौन देगा भाई, कंकरेंट लिस्ट पर प्रशासनिक आदेश जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कौन पास कर सकता है? दोनों, हाँ, सेंटर, दोनों, विवाद होगा तो सेंटर देगा। लिख लेंगे कि समवर्ती सूची के विषय पर, नोट करके लिख लेंगे, समवर्ती सूची के विषय पर प्रशासनिक आदेश देने की शक्ति, प्रशासनिक आदेश देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है, राज्य सरकार में निहित है। स्टेट गवर्नमेंट है पावर टू रिलीज ऑर्डर, स्टेट गवर्नमेंट है पावर टू रिलीज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, टू रिलीज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ऑन कंकरेंट सब्जेक्ट, कंकरेंट लिस्ट सब्जेक्ट। समवर्ती सूची के विषय पर प्रशासनिक आदेश जारी करने का शक्ति राज्य सरकार के पास है, ध्यान रखिएगा, है ना। इस पर राज्य सरकार ही देती है, केंद्र सरकार नहीं देती है। हाँ, केंद्र सरकार तब देगी जब स्पष्टतः ऐसा कोई कानून बना दिया जाए, संविधान में संशोधन कर दिया जाए, अमेंडमेंट करके उस विषय पर कह दिया जाए कि इस पर राज्य केंद्र सरकार ही ऑर्डर दे सकती है, तो ही केंद्र सरकार देगी। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में समवर्ती सूची के जो विषय हैं उन विषयों पर आदेश देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, जब तक कि ऐसा कोई प्रावधान शामिल न कर दिया जाए संविधान में, है ना। मतलब इसके लिए अलग से कोई कानून या अमेंडमेंट न बन जाए, तब तक कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ और लेजिस्लेट करने, ये ऑर्डर रिलीज करने का राइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राज्य सरकार के पास है, ठीक है। प्रोसीड नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिलेशन, वित्तीय संबंध। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, वित्तीय संबंध में आप देखेंगे कि यहां भी एज वेल एज वही बात है, थोड़ा जो यहां पे हम लोग कर रहे थे कि जो यूनियन लिस्ट है, तो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। स्टेट लिस्ट में 61। तो इस 100 सब्जेक्ट्स में जिन सब्जेक्ट्स पर अगर कानून लॉ या टैक्स वसूलने की बात होगी या टैक्स इंपोज करने की बात होगी, तो टैक्स लगाना, उसको इंपोज करना, उसको वसूलना या फिर उसको खत्म कर देना, अगर ऐसा कोई भी पावर होगा तो वो किसके पास होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। यूनियन लिस्ट के जो सब्जेक्ट है उस पर अगर कानून के तहत या कहीं अगर टैक्स वसूलना है या टैक्स इंपोज करना है या टैक्स को खत्म कर देना है, तो ये काम यूनियन लिस्ट के माध्यम से यूनियन गवर्नमेंट करेगी, यानी कि केंद्र की सरकार करेगी। स्टेट लिस्ट में क्या है, राज्य सरकार में
कि ऐसा कोई विषय 61 विषय जो है स्टेट लिस्ट में, इनमें से अगर किसी विषय पर भी टैक्स इंपोज करना है या टैक्स हटा लेना है, खत्म कर देना है, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट करेगी, राज्य की सरकार करेगी। मतलब कि जो लेजिस्लेटिव में आप सब्जेक्ट देख रहे हैं उसी सब्जेक्ट का कनेक्शन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में भी है और फाइनेंशियल पावर में भी है, ठीक है। और जो कंकरेंट लिस्ट है यानी कि जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची के विषय पर जो सेंट्रल इंपॉर्टेंस के होंगे उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करेगी, जो स्टेट के माध्यम के होंगे उस पर स्टेट गवर्नमेंट इंपोज करेगी। ये तो हालांकि पहले का व्यवस्था था, लेकिन अभी एक चेंजिंग हो चुका है, बदलाव हो चुका है। इसकी वजह से इन सभी प्रावधानों का अब कोई खास मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि अभी क्या है कि अभी हमारे पास जो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, है ना, तो यह जो जीएसटी है, तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो ये क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। तो इसमें अब क्या है कि राज्यों के पास तो कर लगाने और वसूलने का कोई शक्ति नहीं रह गया है। जितना इनडायरेक्ट टैक्स है अब सबका नाम हो गया है जीएसटी। अब जीएसटी क्या है? अब केंद्र सरकार ही कानून बनाई है और केंद्र सरकार ही लागू करती है, केंद्र सरकार ही वसूलती है। अब फिर जब पैसा आ जाता है तो उसको राज्यों के पास भेज देती है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो जीएसटी है, इस जीएसटी के माध्यम से क्या हुआ है कि इसके माध्यम से पूरा का पूरा जो अपना सिस्टम है टैक्सेशन का या फाइनेंशियल रिलेशन का, वो थोड़ा इंटीग्रेटेड हो गया है, वो थोड़ा क्या हो गया है, एकीकृत व्यवस्था पर हो गया है, ठीक है। अब जैसे जीएसटी है ना, तो जीएसटी क्या है जी? ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? तो ये जितना इनडायरेक्ट टैक्स है, जितना अप्रत्यक्ष कर है, उन सभी अप्रत्यक्ष करों का समूह है। अब कोई अलग से इनडायरेक्ट टैक्स लगता है आप पर? नहीं लगता है। पहले जब जीएसटी नहीं था, अगर आप गौर करते होंगे उस टाइम पर, तो आप अगर कहीं किसी होटल में जाके खाना खा रहे हो अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर में, या फिर आप कहीं पे जाकर के शॉपिंग कर रहे हो अच्छे मॉल्स के अंदर में, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे जब आप बिलिंग कराते होंगे तो वहाँ पर क्या होता होगा, आपको तमाम तरह के जो टैक्सेस हैं वो लगते थे। कोई कहीं पे सर्विस टैक्स लिखा होता है ना, कहीं पर आपको गिफ्ट टैक्स लगता था, तो मतलब कहीं पर आपको जो है कस्टम ड्यूटी लगता था, तमाम तरह के टैक्सेस लग करके, और वस्तु था 100 रुपया का, टैक्स जोड़ करके 150 का हो जाता था, है ना। तो इस तरह की स्थिति होती थी। तो लेकिन अभी क्या है, टैक्स अभी भी लगता है, लेकिन अभी टैक्स एक ही लगता है, वो लगता है जीएसटी, है ना। अब जीएसटी में क्या है कि स्लेब है ना, स्लेब है, 5% का स्लेब है, 12% का स्लेब है, 18% का स्लेब है और 28% का स्लेब है, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर जो है, अगर आप इकोनॉमी में पढ़े होंगे तो अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? टैक्स हम सब लोग देते हैं, लेकिन कौन सा टैक्स देते हैं? आप लोग टैक्स देते हैं? अभी टैक्स देते हैं आप लोग? इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। तो टैक्स आप पर लगता है? हाँ, टैक्स देकर के ही लेते हैं। तो क्या वो टैक्स आप पर लगा है? प्रोडक्ट पे लगा है। इसमें होता क्या है? इसमें मतलब वही बात है, एक गीत आप लोग सुने होंगे, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, नहीं सुने? ये बाबा वाला कौन है जी? हाँ, कौन है बाबा वाला? यहाँ गजल चल रहा है। हाँ, ये समझने वाला बात है। अप्रत्यक्ष कर को समझने के लिए सबसे अच्छा गीत है। चोट किसी और को लगता है, दर्द किसी और को होता है। मतलब टैक्स लगता किसी और पर है, टैक्स देता कोई और है। पत्थर फेंके किसी और पर, खून बह रहा है किसी और का, वही है इनडायरेक्ट टैक्स। कहीं पर आप जाते हैं तो जो गवर्नमेंट जो है इनडायरेक्ट टैक्स क्या करती है, से 3 लेयर होता है। एक होती है गवर्नमेंट, है ना, एक होता है बिजनेसमैन और एक होता है कंज्यूमर। हम लोग क्या है, कंज्यूमर है ना। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है वो बिजनेसमैन पे लगाती है, जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है वो। एक बिजनेसमैन कहता है कि प्रोडक्ट हम अपने थोड़े, अब शैम्पू बनाए तो हम थोड़ा अपने बाल में धोएंगे,
ये तो आम आदमी धोएगा। हम तो टेम्पू बना दिए, ये तो हम सर्विस दे रहे हैं, तो सरकार हम पर लगाई है तो हम नहीं देंगे। ये अपना प्रोडक्ट बना देता है और सरकार को टैक्स ही देता है, लेकिन जो पैसा देता है ना वो अपना प्रोडक्ट में जोड़ देता है। 20 रुपया का अगर प्रोडक्ट बनने में पूरा कॉस्ट आया 20 रुपया, तो ऊपर से देखिए कि अच्छा सरकार लगेले है 18% का टैक्स, तो 18% उसमें जोड़ देगा, है ना। और जोड़ करके क्या हो जाएगा, इसका भाव बढ़ा करके वो आपके पास बेच देगा। अब आप जाइए खरीदने के लिए तो बना 20 रुपये में आपसे मिलेगा नहीं, है ना। अब वो आपको 20 रुपये में नहीं देगा। तो अब आप क्या किया, आप 18% का तो जो है उसके हिसाब से आपने इम्पोज कर दिया, तो वस्तु क्या हो गया, महंगा हो गया। महंगा वस्तु आप खरीद लिए तो टैक्स लगाता इस पर ही कहाँ दे दिया आपको, है ना। और आप फिर इस वस्तु लिए तो आप भी पैसा इसको दे दिए, ये यहां पर दे दिया। इनडायरेक्ट टैक्स में ही होता है। तो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है ना। लगता किसी और पर है, देता हुआ। जैसे अभी यहां पर तो यहां अगर पर आपका सर्विस टैक्स लगा है, इंस्टीट्यूशन में फी दिए होंगे तो लगा है सर्विस टैक्स। जीएसटी नहीं जोड़ा होगा, यहां पर नहीं जुड़ाया होगा, है ना, यहां पर नहीं जुड़ा होगा। लेकिन अन्य अगर जैसे दिल्ली उल्ली में आप जाएंगे संस्थान में पढ़ने के लिए, तो वहां पे क्या होता है, जैसे अगर आप बड़े संस्थान के अंदर में जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, वो कहता है कि देखिए 2 लाख रुपया हमारा फीस हुआ और ऊपर से 18% जीएसटी हुआ। किस बात का भाई, तो इसलिए कि आप आइएगा तो आते आपको फर्स्ट क्लास आरओ का पानी देंगे पीने के लिए, है ना। उसके बाद तो भाई आपको एसी देंगे में बैठा रहे हैं इतना गर्मी में, है ना, क्या सर्विस दे रहे हैं आपको, है ना। उसके बाद बेहतरीन टीचर से पढ़वा रहे हैं, तो क्या है, सर्विस हुआ, है ना। आप तो एक ही बार ना दीजिएगा, बाद में तो इससे लाभान्वित होगा तो जीवन भर अपना जीवन कमाइएगा, है ना। संस्थान को तो एक ही बार दीजिएगा। तो उसका अपना लॉजिक है कि इसलिए हम इनडायरेक्ट टैक्स हम आपसे लेंगे, हम नहीं देंगे सरकार को। लगा सरकार पर, दे आप रहे हैं, समझ रहे बात को। तो इनडायरेक्ट टैक्स में होता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में जिस पर पत्थर फेंकिएगा सर उसी का फूटेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में पत्थर किसी और के सर पर लगेगा, ब्लड किसी और के सर से निकलेगा, है ना। वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए यहां पर वो वाला गीत फिट बैठता है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है ना। चोट बिजनेसमैन को, दर्द कंज्यूमर को। ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। आज इसमें चोट तुम्ही को और दर्द तुम्ही को, है ना, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे ही 5 लाख से ज्यादा कमाना शुरू कर दीजिएगा, सरकार लगा देगी टैक्स आप पर, सीधे आपकी सैलरी से कट के आएगा, है ना। सीधे आपकी सैलरी से कट जाएगा। आप गवर्नमेंट सर्विस के अंदर में हैं तो आपको कहना नहीं है, सरकार देख रही है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा जा रहा है। अगर सालाना इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो सरकार आप पर जो टैक्स लगा देगी, सीधे आप पर लगेगा, सीधे आप पे करेंगे, है ना। तो अभी क्या है कि आप जो है वर्तमान समय में कि डायरेक्ट टैक्स तो नहीं पे कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं, है ना। डायरेक्ट टैक्स हो सकता है पिताजी पे करते हो, है ना, उतनी सैलरी होगी, उतना कमा रहे होंगे तो वो पे करते होंगे, ठीक है, सरकार उनसे ले लेगी, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इस प्रकार से होता है। तो जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स सबका समूह है ना, एक कलेक्शन है एक प्रकार से, ठीक है। तो इसलिए अब क्या हो गया, ये इंटीग्रेटेड अप्रोच पे हो गया है, ये एकीकृत व्यवस्था पर हो गया है, ठीक है। इसके आगे इसमें और भी कुछ बातें, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई समस्या, दिक्कत, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं।